इस खास पड़ताल में आपका स्वागत है। हमारे पास सरकारी रिपोर्ट, नई नीतियां, टेक्नोलॉजी अपडेट्स और समाज से जुड़ी कई अहम जानकारियां हैं। जी, और आज हम इन सब पर गहराई से बात करेंगे। हाँ, कोशिश यही रहेगी कि इन तमाम स्रोतों से वो जरूरी बातें निकाली जाएं जो देश में क्या चल रहा है उसे समझने में मदद करें। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। शुरुआत करते हैं शासन और नीति से। एक बड़ा अपडेट है 130वां संविधान संशोधन विधेयक। ये काफी चर्चा में है। जी। क्या है ये असल में? जी, ये विधेयक मतलब एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रस्ताव रखता है। इसका मुख्य बिंदु ये है कि अगर कोई मंत्री, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री, अगर उन्हें किसी गंभीर आपराधिक मामले में, गंभीर मतलब ऐसा मामला जिसमें 5 साल या उससे ज्यादा की सजा हो सकती हो, अगर ऐसे मामले में उन्हें 30 दिनों के लिए गिरफ्तार या हिरासत में रखा जाता है। 30 दिन? अच्छा। हाँ। तो उन्हें अपना पद छोड़ना पड़ सकता है। अच्छा, मतलब अगर कोई मंत्री 30 दिन हिरासत में रहे और इस्तीफा ना दे तो इस विधेयक के मुताबिक वो अपने आप ही पद से हट जाएंगे, पद उनका खत्म हो जाएगा। ओह, ऑटोमेटिकली? जी, ऑटोमेटिकली। लेकिन ये भी जानना जरूरी है कि ये कोई स्थायी अयोग्यता नहीं है। मतलब रिहाई के बाद उन्हें फिर से मंत्री बनाया जा सकता है। ये जो मौजूदा जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 है, उससे अलग है। वो कानून सजा होने पर यानी कन्विक्शन पर अयोग्यता की बात करता है, ना कि सिर्फ गिरफ्तारी पर। तो ये अभी किस स्टेज पर है? ये विधेयक अभी लोकसभा में पेश हुआ है और इसे ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी संयुक्त संसदीय समिति को भेजा गया है। तो देखना होगा कि इसका अंतिम रूप क्या बनता है। ये वाकई एक बड़ा कदम हो सकता है जवाबदेही तय करने की दिशा में। अच्छा, एक और सेक्टर पर आते हैं जहां काफी हलचल है, ऑनलाइन गेमिंग। इस पर जो नया कानून आया है वो क्या कहता है? हाँ, ये भी एक बड़ा बदलाव है। ऑनलाइन गेमिंग के प्रचार और विनियमन अधिनियम 2025, इसे संसद ने अगस्त 2025 में पास कर दिया है और ये पूरे भारत में लागू होगा। तो ये क्या करता है? क्या ये गेमिंग को पूरी तरह बंद कर रहा है? नहीं, पूरी तरह नहीं। ये खास तौर पे ऑनलाइन मनी गेम को परिभाषित करता है। मतलब कोई भी ऐसा गेम, चाहे वो स्किल का हो या किस्मत का, जिसे पैसे या किसी भी तरह के आर्थिक लाभ के लिए खेला जाए। अच्छा, जिसमें पैसा लगा हो। बिल्कुल। तो ऐसे गेम्स को ऑफर करने, उनका विज्ञापन करने और उनके लिए जो पैसों का लेन देन होता है, उस पर ये कानून रोक लगाता है। और अगर कोई उल्लंघन करे तो सजा वगैरह? हाँ, सजा काफी सख्त रखी गई है इसमें। पहली बार अगर कोई उल्लंघन करता है तो 3 साल तक की कैद और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। बाप रे। और अगर कोई बार बार ये करता है तो सजा और जुर्माना दोनों बढ़ जाते हैं। 3 से 5 साल की कैद और 1 से 2 करोड़ तक जुर्माना। और तो और विज्ञापन करने वालों पर भी अलग से सजा का प्रावधान है। इसका असर तो फौरन दिखा होगा इंडस्ट्री पर, Dream11, MPL जैसी कंपनियों पर। बिल्कुल, असर तो तुरंत दिखने लगा। जैसे ही कानून पास हुआ, Dream11 और MPL समेत कई बड़ी कंपनियों ने अपनी नकद वाली प्रतियोगिताएं और डिपॉजिट लेना बंद कर दिया। अनुमान ये है कि इससे 400 से ज्यादा गेमिंग कंपनियों और शायद 2 लाख से ज्यादा नौकरियों पर असर पड़ सकता है। और सरकार को भी मतलब करीब 20,000 करोड़ रुपए सालाना के GST राजस्व का नुकसान हो सकता है। ये तो बहुत बड़ा असर है। जी, ये इस सेक्टर के लिए एक बड़ा झटका है। लेकिन इसमें ई स्पोर्ट्स के बारे में कुछ कहा गया है जो आजकल काफी पॉपुलर है? हाँ, ये एक दिलचस्प बात है। ये कानून ई स्पोर्ट्स यानी इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स को एक वैध प्रतिस्पर्धी खेल के तौर पर मान्यता देता है और उसे बढ़ावा देने की बात भी करता है। अच्छा। तरफ ई स्पोर्ट्स को सरकार प्रमोट करना चाहती है, तो ये दिखाता है कि सरकार कैसे इस तेजी से बढ़ते सेक्टर को रेगुलेट करने की कोशिश कर रही है। रेगुलेशन की बात चलिए तो खेल प्रशासन में भी पारदर्शिता लाने के लिए एक नया कानून आया है, राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम 2025। जी हाँ, ये कानून भी अगस्त 2025 में लागू हो गया है। इसका मकसद है जो हमारे स्पोर्ट्स फेडरेशंस हैं, मतलब राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, पैरालंपिक समिति और जो अलग-अलग खेलों के राष्ट्रीय संघ हैं, उनके प्रशासन में एकरूपता लाना, पारदर्शिता लाना और जवाबदेही तय करना। इसमें ऐसे कौन से मुख्य प्रावधान हैं जो खेल संघों के काम करने का तरीका बदल सकते हैं? इसमें कई अहम बातें हैं, जैसे जो उनकी एग्जीक्यूटिव कमेटी होगी उसकी बनावट तय की गई है। उसमें कम से कम 4 महिला सदस्य होंगी और खिलाड़ियों के प्रतिनिधि भी होंगे। अच्छा, ये तो अच्छी बात है। 3 कार्यकाल और उम्र की सीमा 70 साल, मतलब 70 साल के बाद कोई चुनाव नहीं लड़ सकता।
और अगर कोई विवाद होता है तो उसके निपटारे के लिए एक राष्ट्रीय खेल न्यायाधिकरण यानी नेशनल स्पोर्ट्स ट्रिब्यूनल बनाने की भी बात है। इसके अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज होंगे। और एक बात और थी शायद इंडिया नाम या राष्ट्रीय चिन्हों के इस्तेमाल को लेकर। हाँ बिल्कुल, अब किसी भी खेल संघ को अगर अपने नाम में इंडिया जोड़ना है या राष्ट्रीय प्रतीकों का इस्तेमाल करना है तो उन्हें केंद्र सरकार से NOC यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना होगा। ठीक है। तो कुल मिला के ये कानून जो है वो खेल संघों को ज्यादा व्यवस्थित और जवाबदेह बनाने की एक कोशिश है। ये जो आधुनिकीकरण और व्यवस्था बनाने की कोशिश है ये बंदरगाह और शिपिंग सेक्टर में भी दिख रही है। 2 नए कानून आए हैं, भारतीय बंदरगाह अधिनियम और मर्चेंट शिपिंग एक्ट। इनके बारे में संक्षिप्त में बताएं। हाँ, ये दोनों कानून भी बहुत पुराने, मतलब करीब 100 साल पुराने कानूनों की जगह ले रहे हैं। भारतीय बंदरगाह अधिनियम 2025 का मकसद है हमारे पोर्ट्स के संचालन, उनके मैनेजमेंट, सुरक्षा और पर्यावरण नियमों का पालन, इन सबको आधुनिक बनाना। अच्छा। इसमें एक मैरीटाइम स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल MSDC है, उसे एक सांविधिक सलाहकार निकाय का दर्जा दिया गया है ताकि केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर तालमेल हो सके। और दूसरा मर्चेंट शिपिंग एक्ट। अच्छा। मर्चेंट शिपिंग एक्ट 2025 भी 1958 के पुराने कानून की जगह लेता है। इसका फोकस है समुद्री सुरक्षा पर, पर्यावरण की सुरक्षा पर और जो हमारे नाविक हैं उनके कल्याण पर। यह अंतर्राष्ट्रीय नियमों के हिसाब से हमारे कानूनों को अपडेट करता है और व्यापार करने में आसानी यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को भी बढ़ावा देता है। तो दोनों कानून देखा जाए तो भारत के समुद्री क्षेत्रों को आधुनिक बनाने और दुनिया के साथ मुकाबला करने लायक बनाने की दिशा में कदम है। आपने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात की, इसी से जुड़ा एक और बिल है जन विश्वास प्रावधानों का संशोधन विधेयक 2025। इसका क्या उद्देश्य है? इसका मुख्य उद्देश्य है व्यापार में जो छोटी मोटी गलतियां होती हैं या प्रक्रियात्मक उल्लंघन होते हैं उनको अपराध की श्रेणी से हटाना। मतलब डीक्रिमिनलाइज करना। हाँ बिल्कुल, डिक्रिमिनलाइजेशन। मतलब कई ऐसे उल्लंघन थे जिनके लिए पहले आपराधिक सजा जैसे जेल भी हो सकती थी, अब उनके लिए केवल प्रशासनिक जुर्माना लगाया जाएगा, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं बनेगा। करीब 288 ऐसे प्रावधानों को अपराध मुक्त करने का प्रस्ताव है इस बिल में। तो इससे फायदा क्या होगा? उम्मीद यह है कि इससे अदालतों पर मुकदमों का बोझ कम होगा और खासकर जो छोटे व्यापारी हैं उनके लिए व्यापार करना आसान होगा। कई बार अनजाने में हुई छोटी गलतियों के कारण वो कानूनी झंझटों में फंस जाते थे। हाँ, ये तो है। इसमें एक और चीज है, जुर्माने की रकम हर 3 साल में अपने आप 10% बढ़ जाएगी। तो ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बेहतर बनाने की दिशा में एक और कदम माना जा रहा है। चलिए वापस खेल की दुनिया में आते हैं। राष्ट्रीय खेल नीति 2025 को भी मंजूरी मिल गई है। इसका विजन क्या है, क्या लक्ष्य रखे गए हैं? इसका विजन तो काफी बड़ा है, भारत को एक ग्लोबल स्पोर्ट्स सुपर पावर बनाना, और खास तौर पे 2036 के ओलंपिक खेलों पर फोकस है। 2036 ओलंपिक? जी, ये 2001 की पुरानी नीति की जगह लेती है और ये 5 मुख्य स्तंभों पर आधारित है। पहला, वैश्विक मंच पर उत्कृष्टता हासिल करना। दूसरा, खेल को आर्थिक विकास से जोड़ना। तीसरा, सामाजिक विकास के लिए खेल का उपयोग करना। चौथा, खेल को एक जन आंदोलन बनाना। और 5वां, खेल को शिक्षा के साथ इंटीग्रेट करना। इसमें कुछ नया क्या है पिछली नीति से अलग? क्या टेक्नोलॉजी पर भी जोर है? हाँ बिल्कुल, इसमें नई टेक्नोलॉजी जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI और डेटा एनालिटिक्स का इस्तेमाल करने पर काफी जोर है। किस लिए? प्रतिभा को पहचानने के लिए, खिलाड़ियों के प्रदर्शन को सुधारने के लिए। अच्छा। साथ ही प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी यानी PPP मॉडल को बढ़ावा देने की बात है, स्पोर्ट्स टूरिज्म को बढ़ावा देने की बात है। तो ये नीति सिर्फ मेडल जीतने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल को समाज और अर्थव्यवस्था के विकास से जोड़ने का एक व्यापक नजरिया रखती है। ये तो हुई नीति और कानून की बातें। अब कुछ और हाल की घटनाओं पर नजर डालते हैं। आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ, इसको लेकर भी सरकार ने घोषणा की है। जी, 25 जून 2025 को देश में आपातकाल लागू हुए 50 साल पूरे हो गए। आपको याद होगा 1975 से 1997 तक 21 महीने आपातकाल चला था। हाँ। तो केंद्र सरकार ने अब ये फैसला लिया है कि हर साल 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाएगा। संविधान हत्या दिवस? जी,
ये उस दौर की याद दिलाने के लिए है जिसने भारतीय लोकतंत्र पर एक गहरा असर डाला था। राजनीतिक मोर्चे पर देखें तो हाल में कुछ राज्यों में चुनाव भी हुए हैं, दिल्ली, हरियाणा और जम्मू कश्मीर। क्या रहे नतीजे संक्षेप में? हाँ, दिल्ली में फरवरी 2025 में चुनाव हुए। उसमें भाजपा ने बहुमत हासिल किया और रेख गुप्ता जी मुख्यमंत्री बनी। आम आदमी पार्टी 22 सीटों पर सिमट गई। अच्छा, और हरियाणा? हरियाणा में अक्टूबर 2024 में चुनाव हुए थे। वहां भी भाजपा ने 48 सीटें जीतकर सत्ता बरकरार रखी और नायब सिंह सैनी जी मुख्यमंत्री बने रहे। और जम्मू कश्मीर? वो तो काफी अहम था। जी, जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 770 हटने के बाद ये पहले विधानसभा चुनाव थे जो सितंबर-अक्टूबर 2024 में हुए। इन चुनावों के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन की सरकार बनी है। उन्होंने 16 अक्टूबर 2024 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इंडिया गठबंधन को कुल 49 सीटें मिली। ठीक है। बिहार में मतदाता सूची को लेकर भी कोई खास प्रक्रिया चल रही है, विशेष गहन पुनरीक्षण या SIR। ये क्या है? हाँ, SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। ये चुनाव आयोग का एक बहुत बड़ा अभियान है जो बिहार में चल रहा है। इसमें घर घर जाकर वोटर लिस्ट का वेरिफिकेशन किया जा रहा है। घर घर जाकर? जी, डोर टू डोर। इसका मकसद है एक बिल्कुल साफ सुथरी एरर फ्री वोटर लिस्ट बनाना जिसमें सभी योग्य मतदाताओं के नाम हों और जो लोग अपात्र हैं, जैसे जिनकी मृत्यु हो गई है या जो स्थायी रूप से कहीं और चले गए हैं, उनके नाम हटाए जाएं। इसके लिए बहुत सख्त दस्तावेजी सबूत मांगे जा रहे हैं और डिजिटल रिकॉर्ड भी रखा जा रहा है। ECNIT नाम का एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इस्तेमाल हो रहा है। बिहार पहला राज्य है जहां ये इतने बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। अच्छा, बिहार में ही मोबाइल ई-वोटिंग का भी कोई पायलट प्रोजेक्ट हुआ था? हाँ, ये भी जून 2025 में हुआ था। 6 नगर पंचायतों हैं मोबाइल ई-वोटिंग का एक पायलट प्रोजेक्ट किया गया और आभा कुमारी नाम की महिला पहली मोबाइल वोटर बनी। चलिए अब जरा अर्थव्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ते हैं। एक अहम पहल है महत्वपूर्ण खनिजों यानी क्रिटिकल मिनरल्स की रीसाइक्लिंग को बढ़ावा देना। इसके लिए क्या योजना आई है? जी, ये 3 सितंबर 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसे मंजूरी दी है। ये राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन NCMM का हिस्सा है। देखिए, क्रिटिकल मिनरल्स वो खनिज है जो हमारी आज की टेक्नोलॉजी जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, बैटरी, डिफेंस, इन सब के लिए बहुत ज़रूरी हैं। हाँ, जैसे लिथियम, कोबाल्ट। बिल्कुल, लिथियम, कोबाल्ट, निकल, रेयर अर्थ एलिमेंट्स। और समस्या ये है कि हम इनके लिए काफ़ी हद तक आयात पर निर्भर हैं। तो ये योजना कैसे मदद करेगी? ये योजना अगले 6 सालों में, मतलब FY 26 से 2026, 2030-31 तक सेकेंडरी सोर्स से इन खनिजों को निकालने यानी रिसाइकिल करने की क्षमता बढ़ाने पर फोकस करती है। सेकेंडरी सोर्स मतलब जैसे पुराना इलेक्ट्रॉनिक सामान, स्क्रैप, औद्योगिक कचरा। अच्छा, वेस्ट से निकालना। हाँ, वेस्ट से वेल्थ। इसके लिए सरकार 1500 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन पैकेज दे रही है। जो कंपनियां रिसाइकलिंग प्लांट लगाएंगी उन्हें प्लांट और मशीनरी पर 20% तक की कैपिटल सब्सिडी मिलेगी और जब उत्पादन शुरू होगा तो कुछ सालों तक बिक्री के आधार पर भी ऑपरेशनल सब्सिडी मिलेगी। तो लक्ष्य ये है कि हम अपनी जरूरत के लिए इन खनिजों का उत्पादन देश में ही बढ़ाएं? बिल्कुल, लक्ष्य यही है कि इन जरूरी खनिजों के लिए हम अपनी घरेलू सप्लाई चेन मजबूत करें और आयात पर निर्भरता कम करें। तकनीक और आत्मनिर्भरता की बात चली है तो भारत सेमीकंडक्टर मिशन ISM का जिक्र जरूरी है। इसमें क्या नई प्रगति हुई है? ये तो सरकार का बड़ा फोकस एरिया है। जी हाँ, ISM पर बहुत तेजी से काम हो रहा है। भारत को सेमीकंडक्टर चिप्स के डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाने की कोशिश है और हाल ही में 12 अगस्त 2025 को कैबिनेट ने 4 और सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है। 4 और? पहले भी तो कुछ मंजूर हुए थे। हाँ, पहले 6 मंजूर हुए थे। अब इन 4 को मिलाकर कुल 10 यूनिट्स को मंजूरी मिल चुकी है और इनमें कुल निवेश मतलब जो कंपनियों ने वादा किया है वो 1,60,000 करोड़ से ज्यादा हो गया है। 1,60,000 करोड़। ये नई इकाइयां कहाँ लग रही हैं और किस तरह की चिप्स बनाएंगी? ये जो नई 4 इकाइयां हैं इनमें से 2 ओडिशा में, 1 आंध्र प्रदेश में और 1 पंजाब में लगेंगी। कार्बाइड SiC फैब भी शामिल है। SiC चिप्स खासतौर पे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे इलेक्ट्रिक गाड़ियों और रिन्यूएबल एनर्जी में इस्तेमाल होती हैं। इसके अलावा एडवांस्ड पैकेजिंग यूनिट्स भी हैं।
तो मतलब सिर्फ चिप बनाना ही नहीं, पैकेजिंग वगैरह पर भी ध्यान है। जी बिल्कुल। इससे पहले जो 6 प्रोजेक्ट्स मंजूर हुए थे वो गुजरात, असम, तमिलनाडु और कर्नाटक में है। उनमें माइक्रॉन, टाटा पीएसएमसी, सीजी पावर जैसी बड़ी कंपनियां शामिल हैं। तो ये दिखाता है कि भारत चिप बनाने के पूरे इकोसिस्टम, मतलब डिजाइन से लेकर फैब्रिकेशन, असेंबली और टेस्टिंग, पैकेजिंग तक सब कुछ देश में ही विकसित करने पर जोर दे रहा है। और नोएडा, बेंगलुरु में डिजाइन सेंटर भी खुले थे। हाँ, मई 2025 में भारत के पहले 3 नैनोमीटर चिप डिजाइन सेंटर नोएडा और बेंगलुरु में खुले। और अभी सितंबर 2025 में दिल्ली में सेमिकॉन इंडिया 2025 सम्मेलन भी हुआ, जिसका थीम ही था अगला सेमीकंडक्टर पावर हाउस बनाना। तो मोमेंटम काफी बना हुआ इस सेक्टर में। तकनीकी प्रगति का एक और बड़ा उदाहरण डिजिटल इंडिया मिशन है। इसने हाल ही में 10 साल पूरे किए हैं। इन 10 सालों में क्या बड़े बदलाव आए हैं, अगर हम आंकड़ों में देखें? डिजिटल इंडिया मिशन, जो 1 जुलाई 2015 को लॉन्च हुआ था, उसने वाकई भारत की तस्वीर बदली है। आंकड़ों की बात करें तो 2014 में जहां हमारे पास 93 करोड़ टेलीफोन कनेक्शंस थे, वो अप्रैल 2025 तक 120 करोड़ हो गए। 120 करोड़? जी। और इंटरनेट कनेक्शन, जो 2014 में सिर्फ 25 करोड़ थे, वो जून 2024 तक लगभग 97 करोड़ हो गए। ये मतलब जबरदस्त उछाल है। हाँ, ये तो बहुत बड़ा बदलाव है। और सोचिए, 5G सेवाएं अक्टूबर 2022 में लॉन्च हुई और सिर्फ 22 महीनों में देश के लगभग 99.6% जिलों तक पहुंच गई। 22 महीने में? हाँ, और यूपीआई को तो हम सब रोज इस्तेमाल करते हैं। अप्रैल 2025 में एक महीने में 1867 करोड़ से ज्यादा यूपीआई लेन देन हुए। कमाल है। और जो इंडिया एआई मिशन है, उसके तहत मई 2025 तक हमारी राष्ट्रीय कंप्यूटिंग शक्ति 3400 पेटाफ्लॉप्स को पार कर गई। अनुमान है कि 2024-25 तक डिजिटल अर्थव्यवस्था का हमारी राष्ट्रीय आय यानी जीडीपी में योगदान 13.42% तक पहुंच जाएगा। 13% से ज्यादा? जी। तो ये दिखाता है कि डिजिटल बदलाव कितना गहरा और कितना व्यापक है। ये आंकड़े वाकई बहुत प्रभावशाली हैं। अच्छा, इसी तरह शहरी विकास से जुड़े 2 बड़े मिशन, स्मार्ट सिटीज मिशन और अमृत मिशन, जी, इन्होंने भी 10 साल पूरे किए हैं। संक्षेप में इनकी क्या उपलब्धि रही है? हाँ, दोनों मिशन 25 जून 2015 को लॉन्च हुए थे। स्मार्ट सिटीज मिशन SCM का लक्ष्य था 100 चुनी हुए शहरों को बेहतर सुविधाएं देना टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके। जून 2025 तक इन 100 शहरों में लगभग 95% प्रोजेक्ट्स यानी 7,600 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स पूरे हो चुके थे। किस तरह के प्रोजेक्ट्स? जैसे स्मार्ट सड़कें बनाना, चौराहों पर इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लगाना, पूरे शहर में CCTV कैमरा लगाना, पानी और बिजली की स्मार्ट सप्लाई, ई-बसें चलाना, इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाना, इस तरह के कई काम हुए। और अमृत मिशन? अमृत यानी अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, ये भारत का पहला ऐसा शहरी मिशन था जो पूरी तरह पानी पर केंद्रित था। इसका लक्ष्य था 500 शहरों में पानी की सप्लाई और सीवरेज जैसी बुनियादी जरूरी सेवाएं सुनिश्चित करना। तो दोनों मिशनों ने शहरी जीवन स्तर को सुधारने में कह सकते हैं महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। चलिए अब कुछ सामाजिक और पर्यावरणीय पहलुओं पर बात करते हैं। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 के नतीजे आ गए हैं। किन शहरों ने इस बार अच्छा प्रदर्शन किया है हवा साफ रखने में? जी, पर्यावरण मंत्रालय हर साल राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम यानी NCAP के तहत ये रैंकिंग जारी करता है। तो 2025 के नतीजों में 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों की श्रेणी में मध्य प्रदेश का इंदौर हमेशा की तरह पहले स्थान पर रहा है। इंदौर फिर से? हाँ, इंदौर लगातार अच्छा कर रहा है। दूसरे नंबर पर भी मध्य प्रदेश का ही शहर है जबलपुर और तीसरे पर उत्तर प्रदेश का आगरा रहा। अच्छा, और छोटी श्रेणियों में? 3 लाख से 10 लाख की आबादी वाले शहरों में महाराष्ट्र का अमरावती पहले नंबर पर रहा, उसके बाद उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद और फिर झांसी यूपी। और 3 लाख से कम आबादी वाले शहरों में मध्य प्रदेश का देवास पहले और राजस्थान का अलवर दूसरे स्थान पर रहा। तो मध्य प्रदेश के शहर काफी अच्छा कर रहे हैं। हाँ, मध्य प्रदेश के कई शहरों ने अच्छा प्रदर्शन किया है। ये रैंकिंग शहरों को अपनी वायु गुणवत्ता सुधारने के लिए प्रेरित करती है। शिक्षा के क्षेत्र में क्या चल रहा है?
UDISE प्लस 2024-25 की रिपोर्ट आई है। क्या कहती है ये रिपोर्ट स्कूलों के बारे में? UDIS प्लस यानी यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस, ये स्कूली शिक्षा पर एक बहुत ही व्यापक सालाना रिपोर्ट होती है। 2024-25 की रिपोर्ट जो 28 अगस्त 2025 को जारी हुई, उसमें कुछ अच्छी बातें सामने आई हैं। जैसे देश भर में कुल शिक्षकों की संख्या 6.7% बढ़कर 1 करोड़ 1 लाख हो गई है। 1 करोड़ शिक्षक? जी। और जो छात्र शिक्षक अनुपात है यानी PTR, वो प्राइमरी से लेकर हायर सेकेंडरी तक सभी स्तरों पर सुधरा है। मतलब अब हर शिक्षक पर छात्रों की संख्या पहले से कम हुई है। ये तो अच्छी बात है। हाँ, और ड्रॉप आउट दर यानी स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की दर में भी कमी आई है। स्कूलों में कंप्यूटर और इंटरनेट की पहुंच भी बढ़ी है। करीब 65% स्कूलों में कंप्यूटर और 63% से ज्यादा में इंटरनेट है। और बिजली, पानी, शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएं तो अब लगभग सभी स्कूलों में पहुंच गई हैं। ये तो सकारात्मक रुझान है, लेकिन शिक्षा पर जो घरेलू खर्च होता है उसको लेकर NSS की एक रिपोर्ट आई है, उसमें कुछ चिंताजनक बातें भी हैं। हाँ, नेशनल सैंपल सर्वे का 80वां दौर जो अप्रैल से जून 2025 के बीच हुआ, उसके रिपोर्ट शिक्षा पर होने वाले घरेलू खर्च के बारे में कुछ अहम आंकड़े देती है। पहली बात तो ये कि अभी भी करीब 56% बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं। गांव में तो यह आंकड़ा 66% है। अच्छा। लेकिन खर्च का अंतर बहुत ज्यादा है। सरकारी स्कूलों में एक छात्र पर औसतन सालाना खर्च करीब 2,861 रुपए है, जबकि जो गैर सरकारी स्कूल हैं बिना सरकारी सहायता वाले, उनमें खर्च लगभग 9 गुना ज्यादा है, 25,000 से भी ज्यादा। 9 गुना? ये तो बहुत बड़ा अंतर है। जी, ये बहुत बड़ा अंतर है और ये दिखाता है कि प्राइवेट शिक्षा कितनी महंगी है। रिपोर्ट ये भी बताती है कि कुल खर्च में सबसे बड़ा हिस्सा अब कोर्स फीस का हो गया है। और कोचिंग का क्या? प्राइवेट कोचिंग का चलन कितना है? रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 27% छात्र प्राइवेट कोचिंग ले रहे थे। शहरों में ये करीब 31% और गांवों में 25% है। ये भी दिखाता है कि शायद स्कूली शिक्षा काफी नहीं मानी जा रही है। ये आंकड़े सोचने पर मजबूर करते हैं। अच्छा, साक्षरता के मोर्चे पर एक अच्छी खबर है। हिमाचल प्रदेश पूरी तरह साक्षर राज्य बन गया है। जी हाँ, बिल्कुल। ये सितंबर 2025 की बड़ी खबर है। हिमाचल प्रदेश को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया है। ये कौन सा राज्य बना है ऐसा? ये गोवा, मिजोरम और त्रिपुरा के बाद चौथा राज्य है जिसने ये उपलब्धि हासिल की है। और अगर केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को भी मिला ले तो ये 5वां क्षेत्र बन गया है। वाह! ये जो सफलता मिली है, ये ULLS यानी अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत मिली है। इस कार्यक्रम का लक्ष्य है NEP 2020 के अनुरूप 2030 तक पूर्ण साक्षरता हासिल करना। तो देश की ओवरऑल साक्षरता दर भी बड़ी होगी? हाँ, देश की समग्र साक्षरता दर जो 2011 में करीब 73% थी, वो अब बढ़कर लगभग 83% हो गई है। तो प्रगति तो हो रही है। और संक्षेप में स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25, इसके क्या मुख्य नतीजे रहे? इंदौर का तो हमने जिक्र किया। जी, ये स्वच्छ सर्वेक्षण का 9वां संस्करण था। इस बार का थीम था रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। नतीजे 17 जुलाई 2025 को घोषित किए गए। इसमें कुछ नया था इस बार? हाँ, इसमें सुपर स्वच्छ लीग जैसी नई श्रेणियां थीं और स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता जैसे तत्वों को भी शामिल किया गया। अलग अलग आबादी वाली श्रेणियों में रैंकिंग जारी की गई। टॉप पर कौन रहे? सुपर स्वच्छ लीग में जैसा हमने बात की, इंदौर पहले, सूरत दूसरे और नवी मुंबई तीसरे स्थान पर रहे। राष्ट्रपति पुरस्कारों में कई शहर शामिल थे, जैसे अहमदाबाद, भोपाल, लखनऊ, मीरा भाईंदर, बिलासपुर, जमशेदपुर। उत्तर प्रदेश के लखनऊ ने 10 लाख से ज्यादा आबादी वाली श्रेणी में तीसरा और मुरादाबाद ने 10 लाख वाली श्रेणी में चौथा स्थान हासिल किया। और प्रयागराज को स्वच्छ महाकुंभ 2025 पहल के लिए विशेष मान्यता मिली। तो शहरों के बीच ये स्वच्छता की रेस जारी है। हाँ, बिल्कुल। और इससे शहरों को साफ सुथरा रखने में मदद मिलती है। ये है FY 2025-26 से 2030-31 तक। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है देश भर से 100 ऐसे कृषि जिलों को चुनना जहां कृषि का प्रदर्शन कम रहा है। मतलब जहां उत्पादकता कम है, फसल गहनता, क्रॉपिंग इंटेंसिटी कम है या किसानों को खेती के लिए लोन कम मिलता है। अच्छा, कमजोर जिलों पर फोकस है। हाँ,
इन 100 जिलों में खेती को बेहतर बनाने के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे। इसका सालाना बजट करीब 24,000 करोड़ रुपए रखा गया है और अनुमान है कि इससे लगभग 1.7 करोड़ किसान परिवारों को फायदा होगा। इसके लिए जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर एक त्रिस्तरीय संरचना बनाई गई है। वन्यजीव संरक्षण के लिए भी भारत ने एक अंतर्राष्ट्रीय पहल की है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। जी हाँ, IBCA भारत की एक पहल है। ये एक वैश्विक गठबंधन है जिसका मकसद दुनिया की 7 बड़ी बिल्लियों यानी बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा का संरक्षण करना है। 7 बिग कैट्स। हाँ, इसकी पहली महासभा जून 2025 में नई दिल्ली में हुई थी और हाल ही में अगस्त 2025 में नेपाल भी आधिकारिक तौर पर इसमें शामिल हो गया है। ये अच्छी पहल है। अब अंत में कुछ हालिया महत्वपूर्ण घटनाओं का जिक्र करते हैं। एक बहुत ही दुखद विमान दुर्घटना हुई अहमदाबाद में। हाँ, ये वाकई बहुत ही दुखद घटना थी। 12 जून 2025 की बात है। एयर इंडिया की एक उड़ान थी AI-171, बोइंग 787-8 विमान था। ये अहमदाबाद से लंदन जा रही थी। टेक ऑफ के तुरंत बाद ही ये अहमदाबाद के मेगानी नगर इलाके में एक कॉलेज हॉस्टल से टकरा गई और दुर्घटनाग्रस्त हो गई। ओह, कितने लोग थे विमान में? विमान में कुल 260 लोग सवार थे और इस हादसे में लगभग 241 लोगों की जान चली गई। केवल एक यात्री जो ब्रिटिश नागरिक थे, विश्वास कुमार रमेश, वो ही जीवित बच पाए। ये तो भयानक हादसा था। क्या कारण पता चला दुर्घटना का? जांच चल रही होगी। जी हाँ, विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो AFAIB इसकी जांच कर रहा है। विमान का ब्लैक बॉक्स यानी कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर CVR और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर FDR दोनों बरामद कर लिए गए हैं। शुरुआती जांच में दोहरे इंजन की विफलता या विंग फ्लैप या लैंडिंग गियर में कोई समस्या होने की आशंका जताई जा रही है, लेकिन अंतिम निष्कर्ष तो जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगा। टाटा समूह, जो अब एयर इंडिया का मालिक है, उन्होंने मुआवजे और पुनर्निर्माण में सहायता की घोषणा की है। एक और अंतर्राष्ट्रीय बैठक हुई थी दिल्ली में, OPCW की। हाँ, OPCW यानी ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स, रासायनिक हथियार निषेध संगठन। इसके सदस्य देशों के राष्ट्रीय प्राधिकरणों की 23वीं क्षेत्रीय बैठक 1 से 3 जुलाई 2025 तक नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। भारत केमिकल वेपन्स कन्वेंशन CWC का एक मूल हस्ताक्षरकर्ता देश है। ठीक है, तो ये थी देश के अलग अलग क्षेत्रों, शासन, अर्थव्यवस्था, तकनीक, समाज और पर्यावरण से जुड़ी हाल की गतिविधियों और बदलावों पर हमारी ये विस्तृत चर्चा। जी, हमने देखा कि कैसे नए कानून और नीतियां बन रही हैं, चाहे वो ऑनलाइन गेमिंग का सख्त नियमन हो या व्यापार को आसान बनाने की कोशिश। हमने ये भी देखा कि सेमीकंडक्टर मिशन और डिजिटल इंडिया जैसी पहलें भारत की तकनीकी महत्वाकांक्षाओं को कैसे दर्शा रही हैं। हाँ, और साथ ही शिक्षा, स्वच्छता, साक्षरता जैसे सामाजिक मुद्दों पर भी लगातार ध्यान दिया जा रहा है। बिल्कुल, खेल नीति से लेकर क्रिटिकल मिनरल्स की रिसाइकलिंग तक हर क्षेत्र में कुछ न कुछ अहम हो रहा है। आज की इस पूरी बातचीत से मेरे मन में एक सवाल उठ रहा है। ये जो इतने सारे अलग-अलग दिखने वाले बदलाव हैं, सेमीकंडक्टर्स, पोर्ट्स का आधुनिकीकरण, ऑनलाइन गेमिंग पर लगाम, साक्षरता में बढ़ोतरी, खेल नीति, क्या ये सब मिलकर भारत को किसी एक खास दिशा में ले जा रहे हैं? ये एक दिलचस्प सवाल है। मतलब क्या इन सब बदलावों के पीछे कोई एक बड़ी राष्ट्रीय प्राथमिकता या सोच झलकती है? क्या हम कह सकते हैं कि फोकस पूरी तरह आधुनिकीकरण और वैश्विक प्रतिस्पर्धा पर है, या फिर आत्मनिर्भरता और सामाजिक समानता पर ज्यादा जोर है, या शायद इन सब के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश हो रही है? इस पर सोचना वाकई दिलचस्प होगा। सही कहा, इन अलग-अलग पहलुओं को जोड़कर देखना जरूरी है। इसी विचार के साथ आज के इस विश्लेषण को यहीं समाप्त करते हैं। अगले विश्लेषण तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार और राष्ट्रीय मामलों पर हमारी इस खास चर्चा में स्वागत है। आज हमारे सामने कई सारे स्रोत हैं हाल की घटनाओं, नीतियों पर। इरादा यही है कि इन बिखरी हुई जानकारियों के पीछे जो बड़े रुझान हैं उनको समझें और जो खास बातें हैं उन्हें सामने लाएं। हाँ, बिल्कुल। और इन स्रोतों में शासन है, इंफ्रास्ट्रक्चर, रक्षा, सामाजिक कल्याण, पर्यावरण, संस्कृति, मतलब कई अलग-अलग पहलू शामिल हैं। सही। तो चुनौती यही है कि इन अलग-अलग हिस्सों को जोड़कर ये देखा जाए कि देश असल में किधर जा रहा है। हाँ, मतलब एक बड़ी तस्वीर बनाने की कोशिश। जी,
कोशिश रहेगी कि हम सिर्फ सतही जानकारी ना दें, बल्कि कुछ गहरे मतलब भी निकालें। चलिए तो फिर शुरू करते हैं शासन और कानूनी दायरे से। एक बड़ा फैसला तो वो जनगणना को लेकर हुआ है। कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स CCPA ने मंजूरी दी है कि जाति आधारित गणना शामिल की जाए। हाँ, ये वाकई एक महत्वपूर्ण कदम है। काफी समय से बात चल रही थी और अब इसको शामिल किया जा रहा है। इसके सामाजिक राजनीतिक असर काफी गहरे हो सकते हैं। और जनगणना तो 2021 में होनी थी, पर टल गई थी, है ना? हाँ, महामारी की वजह से। अब ये प्रक्रिया 2 चरणों में होगी। पहले मकान सूचीकरण, फिर जनसंख्या गणना। लक्ष्य रखा है मार्च 2027 तक पूरा करने का। अच्छा, और पहाड़ी इलाकों के लिए शायद समय अलग है? जी, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड के बर्फीले इलाकों के लिए संदर्भ तिथि 1 अक्टूबर 2026 है। तो ये जातिगत आंकड़े जब आएंगे, यकीनन भविष्य की नीतियों पर असर डालेंगे। बिल्कुल। अच्छा, कानूनी मोर्चे पर वो वक्फ संशोधन अधिनियम 2025। हाँ, वक्फ एक्ट अप्रैल-मई 2025 में पास हुआ ये। इसमें क्या खास बदलाव हैं? इसमें देखिए कई बड़े फेरबदल हैं। एक तो इसका नाम बदल दिया, यूमीद। यूमीद, अच्छा, ये एक्रोनिम है? जी, यूनाइटेड वक्फ एम्पावरमेंट एंड डेवलपमेंट एक्ट। और कुछ वो थोड़े विवादास्पद प्रावधान थे, वो हटा दिए गए हैं। जैसे वो गैर मुस्लिमों को वक्फ बोर्ड में शामिल करने की बात थी, वो हट गया है। और एक उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ का नियम था, जिसके तहत गैर मुस्लिम धार्मिक स्थल भी वक्फ माने जा सकते थे, वो भी हटा दिया है। फाइनेंशियल साइड पर भी बदलाव है। संस्थानों का योगदान 7% से घटाकर 5% किया है। अच्छा। लेकिन ये भी कहा है कि धर्मार्थ कामों के लिए आवंटन ज्यादा हो सकेगा। और विवाद सुलझाने के लिए भी नई व्यवस्था है। और जो बड़े वक्फ संस्थान हैं, जिनकी आय 1 लाख से ज्यादा है, उनके लिए सरकारी ऑडिट अनिवार्य कर दिया है। मतलब प्रशासन को थोड़ा टाइट करने की कोशिश है। हाँ, एक तरह से प्रबंधन और प्रशासन को व्यवस्थित करने का उद्देश्य बताया गया है। ठीक है, अब न्यायपालिका की तरफ चलें। सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया था, तमिलनाडु सरकार बनाम राज्यपाल। जी, इसने राज्यपाल की शक्तियों पर काफी रोशनी डाली है। निश्चित रूप से। ये अप्रैल 2025 का फैसला है और अनुच्छेद 200 राज्यपाल की भूमिका को बहुत स्पष्ट करता है। कोर्ट ने साफ कहा कि राज्यपाल विधेयकों पर अनिश्चित काल तक बैठ नहीं सकते। उन्हें तय विकल्पों में से चुनना होगा। या तो सहमति दें, या रोकें, या लौटाएं पुनर्विचार के लिए, या फिर राष्ट्रपति के पास भेजें। और सबसे अहम बात यह है कि कोर्ट ने पहली बार विधेयों पर फैसला लेने के लिए एक विस्तृत समय सीमा तय की है। अच्छा, टाइमलाइन दे दी है। जी, और अगर विधानसभा दोबारा बिल पास कर दे तो राज्यपाल को सहमति देनी ही होगी। ये तो काफी बड़ा डेवलपमेंट है केंद्र राज्य संबंधों के लिहाज से। बिल्कुल, विधायी प्रक्रिया की स्वतंत्रता के लिए भी ये महत्वपूर्ण है। अच्छा, अब जमीनी स्तर पर आते हैं। पंचायतों के प्रदर्शन को मापने के लिए भी एक इंडेक्स आया है, पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स, PAI। हाँ, PAI। ये पंचायतों को सतत विकास लक्ष्यों मतलब SDGs से जोड़ने और उनके प्रदर्शन को सुधारने का एक जरिया है। तो ये सिर्फ रैंकिंग नहीं है? नहीं, सिर्फ रैंकिंग नहीं, ये दिखाता है कि कौन से पंचायतें अच्छा कर रही हैं, जिन्हें फ्रंट रनर कहा गया है, और किन्हें सुधार की जरूरत है, एस्पिरेंट या बिगिनर। किस राज्य में सबसे ज्यादा फ्रंट रनर है? तेलंगाना में, जबकि बिहार, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश में एस्पिरेंट पंचायतों की संख्या ज्यादा है। तो ये एक तरह से गैप्स दिखाता है। और इसी तरह की एक रिपोर्ट है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025। हाँ, IGR। ये टाटा ट्रस्ट की रिपोर्ट है, चौथी रिपोर्ट है ये 4 स्तंभों पर राज्यों की क्षमता देखती है, पुलिस, न्यायपालिका, जेल और कानूनी सहायता। तो इसमें कौन आ गए? 2025 की रिपोर्ट में बड़े राज्यों में कर्नाटक टॉप पे रहे। और सबसे नीचे? पश्चिम बंगाल। छोटे राज्यों में सिक्किम ने अच्छा किया है। तो ये रिपोर्ट्स एक तरह से आईना दिखाती हैं कि न्याय व्यवस्था तक पहुंच कितनी आसान या मुश्किल है अलग अलग राज्यों में। बिल्कुल, और कहाँ सुधार की गुंजाइश है, ये भी बताती हैं। शहरी शासन पर भी एक इंडेक्स है, अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स 2024। जी, प्रजा फाउंडेशन का ये दूसरा संस्करण है। इसमें केरल ने टॉप किया है। और बिहार इसमें 15वें स्थान पर है। अच्छा, एक और खबर है भाषा को लेकर। 5 और भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला है। हाँ, अक्टूबर 2024 में कैबिनेट ने मंजूरी दी। मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली। तो अब कुल कितनी हो गई? पहले से 6 थी, अब ये 5 जुड़कर 11 हो गई हैं। इसका क्राइटेरिया क्या होता है? मोटा मोटा ये कि भाषा बहुत पुरानी हो, करीब 1500-2000 साल का दर्ज इतिहास हो,
उसकी अपनी साहित्यिक परंपरा हो जो मौलिक हो, किसी और से ली हुई ना हो। समझ गया। चलिए अब जरा बुनियादी ढांचे की तरफ चलते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ तो काफी बड़ी बड़ी चीजें हुई हैं, खासकर जम्मू कश्मीर में रेलवे को लेकर। हाँ बिल्कुल, और उसमें भी चिनाब रेल ब्रिज, ये तो मतलब इंजीनियरिंग का एक अजूबा है। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज बताया जा रहा है। जी, नदी तल से 359 मीटर ऊंचा, 1315 मीटर लंबा, और इसे भूकंप और तेज हवाओं को झेलने लायक बनाया गया है। ये उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक USRBL प्रोजेक्ट का हिस्सा है ना? हाँ, उसी का हिस्सा है। इसका मकसद है कश्मीर घाटी को हर मौसम में कनेक्टिविटी देना। और इससे यात्रा का समय भी काफी कम हो जाएगा। हाँ, बताया जा रहा है कि कटरा और श्रीनगर के बीच का सफर लगभग आधा हो जाएगा, करीब 3.5 घंटे। बहुत बड़ा बूस्ट है ये तो। जी, और इसी प्रोजेक्ट में एक और ब्रिज है, अंजी ब्रिज। हाँ, वो केबल वाला। जी, भारत का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज। ये चिनाब की सहायक नदी अंजी पर है। पहले शायद इसे भी आर्क ब्रिज बनाने का प्लान था। हाँ, लेकिन वहाँ की भूवैज्ञानिक चुनौतियों की वजह से इसे केबल स्टे डिजाइन में बदला गया। ये भी करीब 750 मीटर लंबा है। ये पूरा USRBL प्रोजेक्ट ही बहुत बड़ा है, 272 किलोमीटर लंबा, जिसमें 38 सुरंगें हैं। 38 सुरंगें? हाँ, कुल 119 किलोमीटर तो सुरंगें ही हैं और 900 से ज्यादा पुल। कमाल है। अच्छा, ऊर्जा क्षेत्र में भी एक डेवलपमेंट है उत्तर प्रदेश में। हाँ, घाटमपुर थर्मल पावर प्रोजेक्ट यूनिट 1 शुरू हो गया है। ये कहाँ पर है? कानपुर नगर जिले में। ये कोयला आधारित सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट है। कितनी क्षमता है इसकी? कुल क्षमता 1980 मेगावाट होगी। 3 यूनिट्स हैं 660 मेगावाट की, अभी पहली शुरू हुई है। ये एनएलसिन इंडिया और उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन लिमिटेड UPRVUNL का जॉइंट वेंचर है। और खर्चा कितना है इसमें? अनुमानित लागत करीब 21,780 करोड़ रुपए है और उम्मीद है कि 2026 तक ये पूरी तरह चालू हो जाएगा। कोयला कहाँ से आएगा इसके लिए? झारखंड के पचवाड़ा साउथ कोल ब्लॉक से। ठीक है, अब बंदरगाहों की बात करते हैं। केरल में विजनजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन हुआ है। हाँ, विजनजम। इसे भारत का सबसे गहरा प्राकृतिक बंदरगाह कहा जा रहा है। सबसे गहरा? कितना गहरा? प्राकृतिक गहराई 20 मीटर है। इसका मतलब यह है कि दुनिया के जो सबसे बड़े मालवाहक जहाज होते हैं, ULCVs, हाँ, भारत को ग्लोबल शिपिंग मैप पर, खासकर ट्रांसशिपमेंट हब बनने की रेस में बहुत आगे ले जा सकता है। अभी हमारा ट्रांसशिपमेंट ज्यादातर बाहर होता है, कोलंबो, सिंगापुर। बिल्कुल, विजनजम इसमें मदद कर सकता है कि वो ट्रैफिक भारत आए। ये PPP मॉडल पर बन रहा है, अडानी पोर्ट्स बना रहा है। लागत कितनी है इसकी? अनुमानित लागत 8,800 करोड़, और जब दूसरा चरण 2028 तक पूरा होगा तो इसकी क्षमता काफी बढ़ जाएगी। जबरदस्त। कनेक्टिविटी की बात करें तो जम्मू कश्मीर में जेड मोड टनल का भी उद्घाटन हुआ है। हाँ, जनवरी 2025 में। ये गंदरबल जिले में है और सोनमर्ग को हर मौसम में जोड़ेगी। ये कितनी लंबी है? टनल करीब 12 किलोमीटर की है, जिसमें मुख्य सुरंग और एक एस्केप टनल दोनों शामिल हैं। लागत करीब 2700 करोड़ रुपए। तो कश्मीर में कनेक्टिविटी पर वाकई बहुत जोर है। जी बिल्कुल, स्ट्रैटेजिक तौर पर भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, एक और बड़ी परियोजना है नदियों को जोड़ने की, केन बेतवा लिंक नेशनल प्रोजेक्ट। हाँ, दिसंबर 2024 में इसकी आधारशिला रखी गई। ये भारत की जो नदियों को जोड़ने की राष्ट्रीय योजना है, उसकी पहली परियोजना है जो धरातल पर उतर रही है। इसमें क्या किया जाएगा? इसमें मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में केन नदी पर एक बांध बनाया जाएगा, धौधन में, और वहां से पानी को नहर के जरिए बेतवा नदी में मोड़ा जाएगा। इसका मकसद क्या है? मुख्य मकसद बुंदेलखंड का जो इलाका है, जो पानी की कमी से जूझता है, हाँ, MP और UP दोनों में। जी, उस इलाके में सिंचाई और पीने के पानी की व्यवस्था करना। बिजली भी बनेगी। लागत? अनुमानित लागत 44,605 करोड़ रुपए है। ये तो बहुत महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। हाँ, और इस तरह के प्रोजेक्ट्स के पर्यावरणीय पहलुओं पर भी काफी बहस होती है, उनका ध्यान रखना भी जरूरी होगा। सही कहा। अच्छा, गुजरात में लोथल में एक राष्ट्रीय समुद्रीय विरासत परिसर NMHC भी बन रहा है। जी, नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स अक्टूबर 2024 में इसे मंजूरी मिली। ये 2 चरणों में बनेगा। इसका क्या उद्देश्य होगा? भारत की जो समृद्ध समुद्री विरासत है, उसे एक जगह प्रदर्शित करना। लोथल वैसे भी हड़प्पा सभ्यता का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था। हाँ, ये तो है। लॉजिस्टिक्स पर भी एक रिपोर्ट आई है, लीड्स 2024। हाँ, लॉजिस्टिक्स इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स।
ये छठी रिपोर्ट है। ये राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लॉजिस्टिक्स कितना कुशल है इसका आकलन करती है। राज्यों को इसमें अचीवर्स, फास्ट मूवर्स और एस्पिरर्स में बांटा जाता है। इसमें कुछ नया है इस बार? हाँ, 2024 में एक चौथा स्तंभ जोड़ा गया है, सस्टेनेबिलिटी और इक्विटी लॉजिस्टिक्स, मतलब पर्यावरण और समानता का भी ध्यान रखा गया है। ये अच्छी बात है। अच्छा, एक शब्द आजकल सुनने में आ रहा है, ऑरेंज इकोनॉमी। इस पर एक समिट भी हुई, वेव समिट 2025। हाँ, वेव्स वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट, ये मुंबई में हुई मई 2025 में। इसने भारत की जो ऑरेंज या क्रिएटर इकोनॉमी है, जो कंटेंट क्रिएटर्स वगैरह से जुड़ी है, उसको हाईलाइट किया। अच्छा, इसमें कुछ घोषणाएं भी हुई? हाँ, एक तो भारतीय कंटेंट क्रिएटर्स के लिए एक ई मार्केट प्लेस लॉन्च किया गया, वेव्स बाजार, और $1 बिलियन के फंड की भी घोषणा हुई। $1 बिलियन, ये तो काफी बड़ा अमाउंट है। जी, ये दिखाता है कि सेक्टर में कितनी संभावनाएं देखी जा रही हैं। और स्पेस सेक्टर में इसरो के लिए कुछ नया? हाँ, श्रीहरिकोटा में एक थर्ड लॉन्च पैड बनाने को मंजूरी मिली है। जनवरी 2025 में कैबिनेट ने अप्रूव किया। तीसरा लॉन्च पैड, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? इससे इसरो की लॉन्च क्षमता बढ़ेगी, ज्यादा रॉकेट लॉन्च कर पाएंगे और ये दूसरे लॉन्च पैड के लिए एक स्टैंड बाय का भी काम करेगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर हर सेक्टर में बढ़ रहा है, स्पेस में भी। बिल्कुल। चलिए अब रक्षा और सुरक्षा की बात करते हैं। भारत ने हाल के सालों में अपनी सैन्य क्षमता बढ़ाने पर काफी जोर दिया है, खासकर हाई प्रिसीजन हथियारों पर। स्कैल्प, हैमर, कामिकेज ड्रोन्स, ये सब क्या है? देखिए, ये सब आधुनिक हथियार हैं जो वायुसेना की ताकत बढ़ाते हैं। स्कैल्प, जिसे स्टॉर्म शैडो भी कहते हैं, ये एक यूरोपियन मिसाइल है, राफेल फाइटर जेट से लॉन्च होती है। रेंज कितनी है इसकी? 500 किलोमीटर से ज्यादा, मतलब दुश्मन के इलाके में काफी अंदर तक जाकर सटीक निशाना लगा सकती है। और हैमर? हैमर या AASM, ये एक फ्रेंच प्रिसिजन गाइडेड म्यूनिशन किट है। ये साधारण बम को स्मार्ट बम बना देती है। इसे भी राफेल से लॉन्च करते हैं। रेंज 15 से 70 किलोमीटर तक। और कामिकेज ड्रोन्स, जिन्हें लोएटरी म्यूनिशंस कहते हैं? हाँ, ये एक तरह के ड्रोन होते हैं जो हवा में उड़ते रहते हैं, अपने टारगेट को ढूंढते हैं और फिर उस पर हमला कर देते हैं। जैसे भारत में 16 इंडस्ट्रीज ने बनाया है ना, नागास्त्र 1। तो ये सब हथियार एक तरह से स्टैंड ऑफ कैपेबिलिटी देते हैं, मतलब दूर से हमला करने की क्षमता। अपने विमानों को खतरे में डाले बिना दुश्मन के ठिकानों को नष्ट करने की क्षमता। हाँ, इसी कड़ी में ब्रह्मोस मिसाइल का जिक्र भी जरूरी है। हाँ, ब्रह्मोस तो भारत और रूस का जॉइंट वेंचर है और बहुत सफल रहा है। ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, मतलब आवाज की गति से लगभग 3 गुना तेज। और इसे कहीं से भी लॉन्च कर सकते हैं? ये जमीन से, हवा से, समुद्र से, यहाँ तक कि पनडुब्बी से भी। हाँ। रेंज करीब 290 किलोमीटर है। और ये स्ट्रैटेजिक टारगेट्स के लिए है। और रूस से S-400 ट्रायम्फ एयर डिफेंस सिस्टम भी लिया है भारत ने। हाँ, S-400, इसे भारत में सुदर्शन चक्र नाम दिया गया है। ये क्या करता है? ये दुनिया के सबसे अच्छे एयर डिफेंस सिस्टम्स में से एक है। ये दुश्मन के हवाई जहाज, मिसाइल, ड्रोन, इन सबको सैकड़ों किलोमीटर दूर से ही डिटेक्ट करके मार गिरा सकता है। कितनी रेंज है इसकी? कहा जाता है कि ये 600 किलोमीटर तक के लक्ष्यों का पता लगा सकता है। भारत ने करीब $5.5 बिलियन में 5 स्क्वाड्रन खरीदे हैं। तो ये एक तरह से भारत के आसमान की सुरक्षा के लिए कवच है? जी हाँ, एक मजबूत कवच। ये दोनों सिस्टम्स, ब्रह्मोस और S-400, भारत की डेटरेंस यानी निवारक क्षमता को काफी बढ़ाते हैं। हाल में पाकिस्तान के साथ तनाव के संदर्भ में सिंधु जल संधि IWT को लेकर भी भारत ने कुछ कदम उठाए हैं। हाँ, पहलगाम हमले के बाद भारत ने कुछ सख्त कदम उठाए, जैसे IWT के तहत जो अटारी वाघा बॉर्डर पर बातचीत होती थी उसे सस्पेंड कर दिया। सार्क वीजा छूट योजना का निलंबन, पाकिस्तानी सैन्य सलाहकारों का निष्कासन, राजनीतिक उपस्थिति में कमी, ये सब किया गया। और सबसे बड़ी बात, संधि को निलंबित करने की मांग। हाँ, भारत ने वियना कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ ट्रीटीज के अनुच्छेद 62 का हवाला दिया है। ये अनुच्छेद परिस्थितियों में मौलिक परिवर्तन की बात करता है। भारत का कहना है कि आतंकवाद के चलते परिस्थितियां मौलिक रूप से बदल गई हैं, इसलिए 1960 की संधि को निलंबित किया जाए। क्या ये इतना आसान है? नहीं, ये एक बड़ा कूटनीतिक कदम है। किसी संधि को एक तरफा निलंबित करना आसान नहीं होता। इसके कानूनी और अंतर्राष्ट्रीय परिणाम हो सकते हैं, लेकिन ये भारत के बदलते रुख को दिखाता है। चलिए अब कुछ सामाजिक योजनाओं और कल्याणकारी पहलों पर नजर डालते हैं।
केंद्र सरकार की 3 प्रमुख जन सुरक्षा योजनाएं हैं, PMJJBY, PMSBY और APY। इन्हें 10 साल पूरे हो गए हैं। हाँ, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना PMJJBY, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना PMSBY और अटल पेंशन योजना APY। ये मई 2015 में शुरू हुई थीं। इनका मकसद क्या था? मुख्य उद्देश्य था देश के आम आदमी, खासकर गरीबों और असंगठित क्षेत्र के कामगारों को सामाजिक सुरक्षा देना, बहुत कम प्रीमियम पर बीमा और पेंशन की सुविधा। तो इनका असर कैसा रहा है? आंकड़े क्या कहते हैं? आंकड़े तो काफी प्रभावशाली हैं। अप्रैल 2025 तक PMJJBY में 23.6 करोड़ से ज्यादा नामांकन हुए और 18,000 करोड़ से ज्यादा के क्लेम दिए गए। PMSBY में 51 करोड़ से ज्यादा नामांकन और करीब 3,000 करोड़ के क्लेम। और अटल पेंशन योजना APY में भी 7.66 करोड़ से ज्यादा ग्राहक हैं। और खास बात यह है कि इसमें करीब 47% महिलाएं हैं। ये तो अच्छी बात है। जी, तो कह सकते हैं कि इन योजनाओं ने सामाजिक सुरक्षा का दायरा बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई है। महिला सशक्तिकरण के लिए भी एक कार्यक्रम हुआ था लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर पर। हाँ, 31 मई 2025 को मध्य प्रदेश में उनकी 300वीं जयंती थी। इसमें एक स्मारक डाक टिकट जारी हुआ, 300 रुपए का सिक्का जारी हुआ और कोई पुरस्कार भी दिया गया। हाँ, डॉक्टर जयंती कश्यप को राष्ट्रीय देवी अहिल्याबाई पुरस्कार दिया गया। और प्रधानमंत्री ने एक नई योजना भी शुरू की। कौन सी योजना? पुण्य श्लोक अहिल्याबाई होलकर महिला उद्यमिता स्टार्टअप योजना। ये महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए है। बहुत अच्छा। वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य के लिए भी एक पहल हुई है। आयुष्मान भारत वयोवंदना कार्ड। जी, ये खास तौर पर 70 साल और उससे ज्यादा उम्र के बुजुर्गों के लिए है। इसमें क्या लाभ मिलेगा? उन्हें आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ABPMJA के तहत मुफ्त इलाज मिलेगा, बिना उनकी आय या सामाजिक स्थिति देखे। मतलब 70+ सभी के लिए? हाँ, 70 साल और उससे ज्यादा उम्र के सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए, ताकि उन्हें इलाज के खर्च की चिंता न हो। ये एक जरूरी कदम है। अच्छा, कृषि में तकनीक के इस्तेमाल को लेकर नमो ड्रोन दीदी योजना की बात हमने पहले की थी। ये काफी चर्चा में है। हाँ, नमो ड्रोन दीदी। इसके 2 मुख्य उद्देश्य हैं। पहला तो ड्रोन का इस्तेमाल बढ़ाना। जी, खेती में ड्रोन से नैनो यूरिया, नैनो DAP जैसे तरल उर्वरकों और कीटनाशकों का छिड़काव करना। ये ज्यादा असरदार और सस्ता पड़ता है। और दूसरा उद्देश्य? दूसरा और शायद ज्यादा महत्वपूर्ण, महिला स्वयं सहायता समूहों SHGs को सशक्त बनाना। योजना के तहत 15,000 चुने हुए महिला SHGs को ड्रोन दिए जाएंगे। ड्रोन तो महंगे होते होंगे, लेकिन इसका 80% खर्च केंद्र सरकार देगी। और महिलाओं को ट्रेनिंग भी मिलेगी। जी, उन्हें ड्रोन उड़ाने और उसका रखरखाव करने की पूरी ट्रेनिंग दी जाएगी। तो ये ग्रामीण महिलाओं को तकनीक से जोड़कर उनकी आय बढ़ाने की कोशिश है। ये वाकई एक इनोवेटिव पहल लगती है। शिक्षा के क्षेत्र में भी एक योजना है, PM विद्या लक्ष्मी योजना। हाँ, PM विद्या लक्ष्मी। ये छात्रों को हायर एजुकेशन के लिए वित्तीय मदद देने की योजना है। किस तरह की मदद? ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। जो छात्र अच्छे हायर एजुकेशन संस्थानों QHEIs में एडमिशन लेते हैं, उन्हें 7.5 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। और इसकी खासियत? खासियत ये है कि ये लोन कोलैटरल फ्री और गारंटी फ्री है। मतलब इसके लिए कुछ गिरवी रखने या किसी की गारंटी देने की जरूरत नहीं है, ताकि पैसे की कमी से किसी की पढ़ाई ना रुके। बिल्कुल, यही इसका उद्देश्य है। आदिवासी क्षेत्रों के लिए भी एक अभियान शुरू हुआ है, आदि कर्मी योगी अभियान। जी, ये जनजातीय मामलों के मंत्रालय की पहल है। इसका मकसद है आदिवासी बहुल गांवों में सरकारी सेवाओं की डिलीवरी सुधारना और वहां के नेतृत्व को मजबूत बनाना। टारगेट क्या है इसका? लक्ष्य है कि अगले 3 सालों में 1 लाख आदिवासी बहुल गांव तक पहुंचा जाए। कैडर आधारित पहल है ये। मतलब फोकस डिलीवरी और कैपेसिटी बिल्डिंग पर है। जी, चलिए अब पर्यावरण और विज्ञान की बात करते हैं। भारत राज्य वन रिपोर्ट ISFR 2023 आई है। क्या स्थिति है वनों की? ISFR 2023 जो दिसंबर 2024 में जारी हुई, उसके अनुसार देश का कुल वन एवं वृक्ष आवरण, फॉरेस्ट एंड ट्री कवर, अब देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 25.17% हो गया है। ये बढ़ा है या घटा है? 2021 के आकलन की तुलना में थोड़ी बढ़ोतरी हुई है, 1445 वर्ग किलोमीटर की, यानी करीब 0.18% की वृद्धि। तो ये अच्छी खबर है। हाँ, मामूली ही सही, पर वृद्धि होना सकारात्मक है।
ये दिखाता है कि वन क्षेत्र कम से कम घट नहीं रहा है बल्कि थोड़ा बढ़ रहा है। सबसे ज्यादा वन क्षेत्र कहाँ है? राज्य और द्वीप आगे हैं। लक्षद्वीप, मिजोरम और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। मैंग्रोव कवर में भी थोड़ी बढ़ोतरी हुई है, जो तटीय इलाकों के लिए अच्छा है। ठीक है। नदियों में डॉल्फिन की गणना भी हुई है पहली बार? हाँ, ये पहली व्यापक गणना थी। मार्च 2025 में इसके नतीजे आए। गंगा, यमुना, चंबल और उनकी सहायक नदियों में कुल मिलाकर करीब 6,327 गंगा डॉल्फिन होने का अनुमान है। और सिंधु नदी डॉल्फिन? ब्यास नदी में सिर्फ 3 सिंधु नदी डॉल्फिन मिली। गंगा डॉल्फिन की स्थिति कैसी है? खतरे में है? हाँ, गंगा डॉल्फिन IUCN रेड लिस्ट में लुप्तप्राय यानी एंडेंजर्ड कैटेगरी में है और भारत के वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में है। मतलब इसे सर्वोच्च सुरक्षा प्राप्त है। तो ये गणना इनके संरक्षण में मदद करेगी? जी बिल्कुल, बेसलाइन डेटा मिलेगा इससे। जल संरक्षण के लिए ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज प्रोजेक्ट पर भी एक समझौता हुआ है। हाँ, मई 2025 में मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्रियों ने इस पर साइन किए हैं। इसका मकसद है ताप्ती बेसिन के उन इलाकों में भूजल स्तर को बढ़ाना जहां पानी की कमी है, ताकि खेती और पीने के पानी की समस्या कम हो। ये ग्राउंड वाटर रिचार्ज का बड़ा प्रोजेक्ट है। जी भाषा और तकनीक के मेल की बात करें तो भाषिनी मिशन बहुत महत्वपूर्ण लगता है। हाँ, भाषिनी। इसका पूरा नाम है राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन, NLTM। ये AI और दूसरी तकनीकों का इस्तेमाल करके भारत की अलग-अलग भाषाओं के बीच डिजिटल डिवाइड को कम करने का मिशन है। मतलब अनुवाद वगैरह में मदद करेगा। हाँ, अनुवाद, स्पीच टू टेक्स्ट, टेक्स्ट टू स्पीच, ताकि जानकारी और सेवाएं सभी को उनकी अपनी भाषा में मिल सकें। इसे डिजिटल इंडिया भाषिनी डिवीजन DIBD मैनेज कर रहा है। कौन कौन से राज्य से जुड़े हैं? त्रिपुरा पहला नॉर्थ ईस्ट का राज्य बना है जिसने भाषिनी के साथ MOU साइन किया है। मेघालय और पुडुचेरी ने भी किया है। कुल मिलाकर अब तक 8 राज्य जुड़ चुके हैं। ये तो बड़ा कदम है डिजिटल इंक्लूजन के लिए। यकीनन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI में भी निवेश हो रहा है। 3 AI उत्कृष्टता केंद्र बन रहे हैं। जी, 3 सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस, एक हेल्थ केयर के लिए IIT दिल्ली में, दूसरा कृषि के लिए IIT रोपड़ में और तीसरा सस्टेनेबल सिटीज के लिए IIT कानपुर में। सरकार ने इसके लिए बजट भी दिया है। हाँ, करीब 990 करोड़ का बजट मंजूर किया है सरकार ने। तो AI पर भी फोकस बढ़ रहा है। जाहिर है। वन्यजीव संरक्षण में रिलायंस ने भी एक पहल शुरू की है, वनातारा। हाँ, वनातारा मार्च 2025 में लॉन्च हुआ। ये जामनगर, गुजरात में है। ये एक बहुत बड़ा वन्यजीव बचाव, देखभाल और पुनर्वास केंद्र है। कितना बड़ा? 350 एकड़ में फैला है और यहाँ 2000 से ज्यादा प्रजातियों के संरक्षण की सुविधा है, ऐसा बताया गया है। ये तो काफी महत्वाकांक्षी पहल लगती है प्राइवेट सेक्टर की तरफ से। जी। चलिए, अब अंत में संस्कृति और कुछ विविध विषयों पर बात करते हैं। यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में भारत की 2 और धरोहरें शामिल हुई हैं। हाँ, भगवद गीता और नाट्यशास्त्र। ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। भगवद गीता जो महाभारत का हिस्सा है, कृष्ण और अर्जुन का संवाद, और नाट्यशास्त्र भरत मुनि का लिखा हुआ प्रदर्शन कलाओं पर प्राचीन ग्रंथ। इनके जुड़ने से अब भारत की कितनी एंट्रीज हो गई हैं इस लिस्ट में? अब भारत की कुल 74 एंट्रीज हो गई हैं और पूरी दुनिया के लिस्ट में अब 570 धरोहरें हैं। ये हमारी सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक मान्यता दिलाता है। निश्चित रूप से, और इनके संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा। प्रयागराज में महाकुंभ 2025 का भी आयोजन हुआ। हाँ, जनवरी-फरवरी 2025 में गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर। इसमें कुछ रिकॉर्ड भी बने शायद। हाँ, 3 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बने। सबसे बड़ा गंगा सफाई अभियान, सबसे बड़ा भीड़ प्रबंधन अभ्यास और दुनिया की सबसे बड़ी फिंगरप्रिंट पेंटिंग। बजट कितना था इसका? करीब 2,500 करोड़ का बजट था और कुंभ वाणी, कुंभ मंगल ध्वनि नाम से FM चैनल भी शुरू किए गए थे। अच्छा, सोनीपत में भारत का पहला संविधान संग्रहालय भी खुला है? जी, 23 नवंबर 2024 को। यह हमारे संविधान निर्माण की जो यात्रा है उसे दिखाता है। और वहाँ एक रोबोटिक टूर गाइड भी है, संविद, भारत का पहला। दिलचस्प है। खेती की बात करें तो राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन NMNF भी लॉन्च हुआ है। हाँ, नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग। नवंबर 2024 में कैबिनेट ने मंजूरी दी। ये केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना है। बजट है 2,481 करोड़। लक्ष्य क्या है इसका? लक्ष्य है 1 करोड़ किसानों तक पहुंचना और 7.5 लाख हेक्टेयर जमीन को प्राकृतिक खेती के तहत लाना। इसके लिए 10,000 बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर भी बनाए जाएंगे।
मतलब केमिकल फ्री फार्मिंग को बढ़ावा। जी बिल्कुल। स्किल डेवलपमेंट के लिए मुंबई में इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स IIS का उद्घाटन हुआ। हाँ, अक्टूबर 2024 में ये कौशल विकास मंत्रालय और टाटा IIS के बीच PPP मॉडल पर बना है। इसमें किस तरह की ट्रेनिंग दी जाएगी? एडवांस्ड टेक्निकल और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, ताकि इंडस्ट्री रेडी स्किल्ड वर्कफोर्स तैयार हो सके। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए क्रूज भारत मिशन भी शुरू किया गया है। हाँ, सितंबर 2024 में लॉन्च हुआ। इसका लक्ष्य है अगले 5 सालों में क्रूज यात्री यातायात को दोगुना करना। इसके लिए क्या किया जाएगा? इसके 3 चरण हैं। पहला, क्रूज इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाना। दूसरा, नए क्रूज सर्किट बनाना। और तीसरा, भारतीय उपमहाद्वीप में क्रूज टर्मिनलों को इंटीग्रेट करना। स्कूली शिक्षा के प्रदर्शन पर भी एक रिपोर्ट आई है, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स PGI 2.0। हाँ, PGI 2.0 ये 2022-23 के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का आकलन करती है। इसमें कौन आगे रहा? चंडीगढ़ और पंजाब ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया, दक्ष श्रेणी में आए। और सबसे पीछे? मेघालय सबसे निचले आकांक्षी 3 बैंड में है। ये भी राज्यों के बीच शिक्षा के स्तर का अंतर दिखाता है। जी। पर अंत में एक छोटी सी जानकारी ब्लैक बॉक्स के बारे में। हाँ, ब्लैक बॉक्स। इसका आविष्कार 1954 में ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिक डॉक्टर डेविड वॉरेन ने किया था। ये असल में ब्लैक नहीं होते हैं ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये असल में चमकीले नारंगी रंग के होते हैं, ताकि दुर्घटना के बाद इन्हें आसानी से ढूंढा जा सके। और ये काफी मजबूत होते हैं। जी, क्रैश प्रतिरोधी होते हैं। फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर दोनों इसमें होते हैं। ठीक है, तो ये थी एक, कह सकते हैं कि हाल के राष्ट्रीय मामलों की एक झलक। जी। नीतिगत बदलावों से लेकर बड़े इंफ्रा प्रोजेक्ट्स, रक्षा क्षमताओं में बढ़ोतरी, सामाजिक पहलें, पर्यावरण और संस्कृति, बहुत कुछ चल रहा है। हाँ, इन सभी स्रोतों को देखकर ये साफ है कि कई मोर्चों पर एक साथ बहुत कुछ हो रहा है। और जो बात सबसे ज्यादा उभर कर आती है वो है बदलाव की रफ्तार और उसका पैमाना। बहुत बड़े पैमाने पर चीजें हो रही हैं। बिल्कुल, चाहे वो कश्मीर को जोड़ने वाले पुल और सुरंगें हों, या करोड़ों लोगों तक पहुंचती सामाजिक सुरक्षा योजनाएं हों, या फिर AI और ड्रोन जैसी नई तकनीक को अपनाना हो। हाँ, ऐसा लगता है कि एक मल्टी डायमेंशनल आधुनिकीकरण और क्षमता निर्माण का प्रयास चल रहा है। सही कहा। और ये सब देखकर एक सवाल मन में आता है कि ये जो अलग अलग दिखने वाली पहलें हैं, जैसे विजन जंपोर्ट है, नमो ड्रोन दीदी है, S-400 है, भाषिनी मिशन है, क्या ये सब मिलकर किसी एक बड़ी सोची समझी रणनीति का हिस्सा हैं? ये सोचने वाली बात है। और अगर हैं, तो फिर ये सब मिलकर आने वाले 10-15 सालों में भारत को किस तरह का देश बनाएंगे, किस दिशा में ले जाएंगे? इस पर विचार करना दिलचस्प होगा। बिल्कुल, इसका मूल्यांकन तो समय के साथ ही हो पाएगा। इस विस्तृत चर्चा में हमारे साथ रहने के लिए धन्यवाद। अगर IAS ज़ेन का ये लेक्चर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक लाइक हमें और बेहतरीन कंटेंट बनाने के लिए प्रेरणा देता है, और शेयर करने से ये ज्ञान उन दोस्तों तक भी पहुंचेगा जो IAS की तैयारी कर रहे हैं। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि नए लेक्चर्स और वन शॉट्स का नोटिफिकेशन सबसे पहले